बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक चर्चा में आ गए हैं, लेकिन यह चर्चा उनकी अचानक नहीं हो रही है, क्योंकि नियुक्ति पर सीएम साहब नमस्कार आसन कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों अपने बयानों से ज्यादा अपने जेस्चर को लेकर सुर्खियों में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाव भाव को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले 6 महीने के भीतर कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार न्यूज चैनल की हेडलाइन में दिखे, लेकिन किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि अपनी भाव भंगिमाओं को लेकर, जिसमें उन्होंने कई बार लोगों को हैरान कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसा वो पीएम के साथ भी कर चुके हैं, तो अधिकारियों के साथ भी, और एक बार फिर सरेआम कुछ ऐसा हुआ है जो सबको चौंका गया है। और इस बार उन्होंने पुलिस महकमे के सामने, मुखिया के सामने हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के डीजीपी आलोक राज के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने डीजीपी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्द नियुक्ति करा दीजिए, अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में 6 महीने में पुलिस की बहाली पूरी कर लीजिए। पुलिस विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार खुले मंच से डीजीपी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपील करने लगे। यह तस्वीर जो इस वक्त देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन देखिए, कैसे डीजीपी की तरफ हाथ जोड़ते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति करा दीजिए, पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। सीएम आज बापू सभागार में नव नियुक्ति दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे थे, जहां अपने भाषण के दौरान उन्होंने डीजीपी के आगे हाथ जोड़ लिए। वहीं डीजीपी ने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, उसे पूरा किया जाएगा। करीब 3 महीने पहले भी सीएम काम पूरा करने को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने बढ़े थे, तब अफसरों ने उन्हें रोक लिया था। उसके बारे में बताया, लेकिन उससे पहले पूरा वीडियो देखिए। हम आपको ये कहने वाले हैं, समझ गए ना, कि तेजी से करिए, और हमारा कहना है कि अगले साल आप समझिए 6 महीने में, अगला साल तो चुनाव होने वाला है, तो उसके पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हमारे महिलाओं का 35% जरूर रहे, और कुल मिलाकर के 2,29,000 बहाली हो जाता। नीचे बैठ गए, फिर करिए बोलो, अरे करिए से पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पिछले सब लोगों को जल्दी कर बोला, आइए ना करिए, यहाँ पर पूजा करते कि जल्दी करिएगा, तभी करते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्च में से इस काम को कर दिए, तो आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। दरअसल नीतीश कुमार ऐसे ही हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, मामला सियासी भी है और चुनावी भी है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जनता से किए अपने वायदों को हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी कर ना दीजिएगा, आइए ना यहां आकर बताइए कि जल्दी करिएगा कि नहीं करिएगा। सीएम के बुलाने पर मौके पर मौजूद गृह सचिव ने माइक पर कहा कि महोदय, जो भी निर्देश दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार पुलिस उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी निर्देशों का अनुपालन करेगी। शीघ्र नियुक्ति, उन्नत प्रशिक्षण और उनकी पोस्टिंग करा के उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कीजिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो इससे कुछ समय पहले की है, जब पटना में सीएम नीतीश कुमार 10 जुलाई को जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफी को लेकर मैनेजर श्रीनाथ को फटकारने लगे। फटकार लगाते लगाते उन्होंने कहा कि आप कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन यह काम जल्दी से करवा लीजिए। सीएम जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पथ निर्माण विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप ऐसा मत कीजिए, हम तेजी से काम करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री का उस दरमियान, तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हाथ पकड़ लिया था। थोड़ा और पहले जाएंगे तो जून में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर वायरल हुई, जब 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे।
राजगीर में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर देखे और नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक दिलचस्प वाकया हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर कुछ देखने लगे। पीएम ने मुस्कुराते हुए उनसे बात की और उनके सारे सवालों का जवाब दिया। यह देखकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी उनकी तरफ देखने लगे। पीएम का हाथ देखने के ठीक एक दिन पहले 18 जून को नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए थे। स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र मंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सिर को आपस में टकरा दिया और उन्होंने हंसते हुए यह सब किया। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री प्रेम कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का सिर भी टकरा। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग ठहाका लगाने लगे। तो कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में नजर आए हैं, खासकर अपनी हाव भाव को लेकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की। बच्चे 2 से ज्यादा अच्छे, ये कौन कह रहा है? ये इस देश के राजनेता कह रहे हैं। खबर डिटेल से आपको बताते हैं। एक दौर था जब हिंदुस्तान के हर घर में औसतन 4 या 5 बच्चे हुआ करते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों से अपील की जाने लगी कि बच्चे 2 ही अच्छे। इस अपील से इतर लोगों ने एक ही बच्चे को काफी मानना शुरू कर दिया। हालांकि संख्या अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यह सच है कि 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी सोसाइटी में सर्वमान्य है। लेकिन बीते कुछ दिनों में देश में एक शोर उठा है ज्यादा बच्चे पैदा करने का। खासकर हिंदू परिवारों को इस बात की तरफ ज्यादा धकेलने की कोशिश की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इसके पीछे की सियासत तो सभी को मालूम है, लेकिन कुछ और भी चिंताएं हैं जो इसी के साथ शुरू होती हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात सरकारों और सियासतदानों की तरफ से की जाती है। हालांकि अपने ही देश में कई सरकारों ने 2 से ज्यादा बच्चे होने की सूरत में कई सुविधाओं से वंचित रखने का मसौदा न केवल पेश किया बल्कि पास भी किया। लेकिन मौजूदा दौर में इसे लेकर एक अलग तरह की बहस समाज में छिड़ी हुई है। खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र को लेकर फिक्र जताई है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने उत्साहित करने वाली स्कीम का ऐलान भी कर डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को स्थानीय चुनाव लड़ने का मौका भी मिल सकता है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए कानून बनाएगी। उन्होंने माना कि अब पॉपुलेशन कंट्रोल वाली स्थिति बदल गई है। इसके अलावा नायडू ने यह भी कहा कि प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां गांव में केवल बुजुर्ग बचे हैं। नायडू कहते हैं इसलिए हर परिवार को कम से कम 2 बच्चे या उससे ज्यादा पैदा करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे वही चुनाव लड़ पाएगा जिसके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां गांव में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू से पूछिएगा, पर देश को बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है और यदि चंद्रबाबू नायडू ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक सुधार की तरफ एक अच्छा कदम है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कुछ इसी तरह का बयान देते हुए नवविवाहित जोड़ों से 16 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी। सीएम स्टालिन चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनकी मौजूदगी में 31 जोड़ों की शादी करवाई गई। इसी दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्ति बनाने के बजाय 16 बच्चे पैदा करें, जिसमें वो कहते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुम 16 संतान प्राप्त करो और समृद्ध जीवन जियो, तो इसका मतलब 16 संतानें नहीं बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति थी। लेकिन अब केवल पर्याप्त संतान होने और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। असल में इन दोनों बयानों को देने का मकसद समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है, यानी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, लेकिन आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं।
असल में मुद्दा देश में प्रजनन दर का है, जो दक्षिण भारत में खास करके लगातार तेजी से घटती नजर आ रही है। यह वजह है कि दक्षिण के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। देश में औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में यह आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में यह और तेजी से गिरेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का 12.5%, 2050 में 19.4%, जो सदी के अंत तक 36% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन भारत में जिस बात की शुरुआत हुई है, यानी प्रजनन दर की घटती संख्या पर चिंता, ये दुनिया के कई मुल्कों में पहले से ही चिंता का सबब है। ब्राजील में आपको बता दें, हाल के दशकों में प्रजनन दर में काफी कमी देखी गई है और ब्राजील के लिए चिंता का विषय है। इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि साल 1960 में ब्राजील में प्रजनन दर 63% थी और जो घटकर अब 17 रह गई है। ब्राजील की आबादी साल 2017 में जब 21 करोड़ थी, जो 2100 के आसपास, यानी कि साल 2100 के आसपास 16 करोड़ के करीब हो जाएगी। इसके लिए टीवी धारावाहिकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धारावाहिकों में छोटे परिवारों को दिखाया जाता है, इसके लिए लोगों पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते जन्म दर में कमी आई है। हालांकि ब्राजील में किशोरियों का प्रेग्नेंट हो जाना एक नए तरह का चैलेंज बनकर उभरा है। सिर्फ ब्राजील ही नहीं, ईरान में भी घटती आबादी चिंता का विषय है। ईरान भी उन मुल्कों में शामिल है जहां घटती आबादी वहां की सरकार की टेंशन बढ़ा रही है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान की आबादी इस सदी के आखिर तक काफी कम हो जाएगी। हालांकि 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति का असर था कि वहां जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसके बाद ईरान ने जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया। आर्थिक परेशानियों के कारण ईरान में लोग शादी कम कर रहे हैं, जिसका असर जन्म दर पर पड़ा है। ईरान का स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर चिंता जता चुका है कि ईरान में सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 1% से भी कम रह गई है। मंत्रालय का दावा था कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 30 सालों में ईरान दुनिया में सबसे बुजुर्ग देशों में गिना जाएगा। लेकिन सबसे अधिक आबादी वाली देश में भी जन्म दर में कमी पाई गई। बात चीन की हो रही है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन आज जन्म दर में हो रही कमी से जूझ रहा है। चीन ने साल 1979 में अपने देश में एक बच्चे की योजना शुरू की थी। चीन ने बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में पिछले 70 सालों में चीन का सबसे निचले स्तर पर जन्म दर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो सदी के आखिर तक चीन की आबादी घटकर करीब 73 करोड़ रह जाएगी। चीन में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर चीनी सरकार ने साल 2015 में एक बार फिर से एक बच्चे की नीति बंद की और 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी। इसके साथ ही इटली में भी बर्थ रेशियो सरकार के लिए टेंशन का सबब है। इटली में घटती आबादी सरकार की चिंता बढ़ा रही है। साल 2015 में इटली ने आबादी को बढ़ाने के लिए प्रजनन दर बढ़ाने की योजना शुरू की थी। इसके तहत एक बच्चा होने पर दंपति को सरकार की ओर से इनाम दिए जाने का प्रावधान था। दंपति को 725 पाउंड यानी कि करीब 70,000 रुपए दिए जाते थे। इसके बावजूद इटली का प्रजनन दर पूरे यूरोपीय देशों में सबसे कम है और यह दावा किया जा रहा है कि इस सदी के अंत तक इटली की आबादी आधी रह जाएगी। 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख के आसपास थी और इस हिसाब से इस सदी के अंत तक यह आबादी हाफ हो जाएगी। इसके साथ ही एक और मुल्क है जिसके लिए टेंशन का सबब है, जापान। सदी के आखिर तक जापान की जनसंख्या आधी होने की संभावना है। जापान में भी प्रजनन दर केवल 1.4% रिकॉर्ड की गई है। जापान में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे को जन्म देती है। इसका अर्थ यह इसे समझने की अगर कोशिश करें कि वहां पर लगातार नई आबादी की संख्या घट रही है। किसी भी देश में उसकी मौजूदा जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस देश का प्रजनन दर 2.1 से कम ना होने पाए।
साल 2017 की जनगणना के मुताबिक जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस सदी के अंत तक जापान की जनसंख्या 5 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाएगी और इसलिए जापान सरकार भी टेंशन में है। साल 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 35% से ज्यादा होने की संभावना है और भारत में भी, खासकर दक्षिण में, प्रजनन दर 2.1 से नीचे गिरकर 1.6 जा चुकी है, जिससे अब नेताओं के साथ साथ नीति निर्धारकों के लिए भी यह चिंता का सबब है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐलान होने के साथ ही, चुनाव के ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों की कवायद भी तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में बीजेपी आगे नजर आ रही है, बीजेपी लीड करती दिख रही है। वैसे बीजेपी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी आगे दिख रही है, क्योंकि यहां दोनों जगह पर उसने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां 99 प्रत्याशी उसने उतार दिए हैं, तो झारखंड में 66 प्रत्याशी को उतार दिया गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों के प्रत्याशियों के नाम अब तक फाइनल नहीं कर पाई है। नाम तो दूर की बात है, महाराष्ट्र में तो सहयोगियों से अभी सीट का मसला ही नहीं सुलझ पाया है। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों ने 260 सीटों के फाइनल होने का दावा किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। वहीं महायुति यानी कि जहां एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से 260 सीटें फाइनल कर दी गई हैं, वहां पर भी 28 सीटों पर पेच फंसे होने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में गठबंधन में दरार के संकेत सूत्र बता रहे हैं। अब इस बात पर या फिर इस खबर में कितना दम है, यह तब पता चलेगा जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। लेकिन 28 सीटें ऐसी हैं जिसे लेकर इंडिया गठबंधन या ये कहें महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। ये सीटें महाराष्ट्र के चर्चित विदर्भ और मुंबई के इलाके की हैं। खासकर विदर्भ की अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी पकड़ का हवाला देते हुए यहां सीटें अपने पक्ष में देने की मांग कर रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट इस इलाके में पड़े उसमें से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि इस इलाके में सीटों में उसे तवज्जो दी जाए। सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेच को लेकर कांग्रेस नेताओं के अपने दावे हैं। जिस विदर्भ इलाके की सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, असल में उसी इलाके में कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आते हैं। तो उनका कहना है कि फिलहाल सीटों को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है और कुछ होगा तो उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वही है, तो जो सीटों का है तो सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत कहें, चुनौती कहें, उलझन कहें, शिवसेना उद्धव गुट भी सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाने से दुविधा में है कांग्रेस। वो कांग्रेस से इस मसले का लगातार हल निकालने की बात कह रही है। बीते दिनों प्रवक्ता संजय राउत इसे लेकर राहुल गांधी से मिलने तक की बात कह चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को जल्द समाधान ढूंढने की नसीहत दी है, नहीं तो अलग हो जाने के अलावा कोई और रास्ता ना होने की बात भी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कह दी गई है। ऐसे नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर स्थिति बनी क्यों, या इंडिया अलायंस के अंदर इस तरह का कंफ्यूजन हुआ क्यों? दरअसल यह पूरा मामला हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड किया। हरियाणा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो उसे सबको चौंका कर रख दिया। यहां कांग्रेस एक तरफा अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही थी, एग्जिट पोल्स के इशारे भी इसी तरफ थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसने कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने हरियाणा में किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, जबकि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने शायद यह माना होगा कि हरियाणा में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसलिए यहां किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। वो फैसला अब शायद कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है।